नमस्ते दोस्तों। आज की यह कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। यह कहानी है एक मां की ममता की, एक बेटे के पश्चाताप की और नियति के एक ऐसे खेल की जो हमें सिखाता है कि कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। अगर आप अपनी मां से प्यार करते हैं तो यह कहानी आपके दिल को छू जाएगी। मुंबई के सबसे आलीशान ताज होटल का वह विशाल हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। झूमर की चमक किसी राजा के महल जैसी लग रही थी। शहर के सबसे अमीर व्यापारी, नेता और मशहूर हस्तियां वहां जमा थीं। हर तरफ सिर्फ तारीफों का शोर था और उस शोर के बीच खचा था विक्रम सिंघानिया। विक्रम, जो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, आज अपनी सफलता का जश्न मना रहा था। उसने अपने हाथ में माइक थामा और गर्व से अपनी बात शुरू की। उसका सूट विदेशी था, उसकी घड़ी की कीमत शायद किसी गरीब की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जिसे वह अपनी मुस्कान के पीछे छिपा रहा था। विक्रम कह रहा था, आज मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से हूं। मैंने शून्य से शुरुआत की और आज इस आसमान को छू लिया है। हाल तालियों की गहगहाहट से गूंज उठा। उसकी मंगेतर नैना, जो हीरे के गहनों से लदी हुई थी, उसके पास खड़ी थी और गर्व से मुस्कुरा रही थी। नैना के लिए विक्रम सिर्फ एक सोने की चिड़िया था जिससे शादी करके वह इस पूरी दौलत की मालकिन बनने वाली थी। तभी उस हॉल के विशाल दरवाजे पर एक हलचल हुई। सुरक्षा गार्ड किसी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। हट जाओ, मुझे अंदर जाने दो, मुझे साहब से मिलना है। एक पतली और कांपती हुई आवाज ने उस महफिल के संगीत को चीर दिया। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि 10 साल के एक छोटे से बच्चे छोटू की थी। उसके कप्पे फटे हुए थे, चेहरे पर धूल और मिट्टी जमी थी और पैरों में चप्पल तक नहीं थी। वह मुंबई की उन गलियों से आया था जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है। सुरक्षा गार्ड ने उसे कॉलर से पकड़ लिया और बाहर धकेलने लगा। भाग यहां से भिखारी, यह कोई धर्मशाला नहीं है, यह सिंघानिया साहब की पार्टी है, गार्ड ने गुस्से में कहा। लेकिन छोटू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गार्ड के हाथ से खुद को छुआया और हॉल के बीचों बीच दौड़ पचा। वह सीधा स्टेज की तरफ भागा जहां विक्रम खसा था। मेहमान हैरान थे। सन्नाटा छा गया। नैना के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चिल्लाई, यह गंदा बच्चा यहां कैसे आया? सिक्योरिटी, इसे अभी बाहर फेंको। लेकिन छोटू की आंखों में एक आग थी, एक ऐसी सच्चाई की आग जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बुझा सकती थी। वह स्टेज के नीचे खसा हुआ। उसकी सांस फूल रही थी, सीना जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपनी मैली उंगली विक्रम की तरफ उठाई और पूरी ताकत से चिल्लाया, साहब, आपकी मां मरी नहीं है, वो जिंदा है, मैंने उन्हें देखा है। यह शब्द किसी बम धमाके की तरह उस हॉल में गिरे। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। विक्रम के हाथ से माइक छूटते छूटते बचा। उसका चेहरा, जो अभी तक गर्व से चमक रहा था, अब पीला पाड़ गया था। नैना तुरंत विक्रम के पास आई और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोली, विक्रम, इस पागल की बात मत सुनो, यह कोई चाल है, पैसे ऐंठने का कोई नया तरीका है, इसे बाहर निकलवाओ। लेकिन विक्रम अपनी जगह से हिल नहीं पाया। उसके कानों में वो शब्द गूंज रहे थे, आपकी मां जिंदा है। उसने अपनी मां सावित्री देवी का अंतिम संस्कार 6 महीने पहले ही किया था। उसे याद था वह बंद ताबूत जिसे डॉक्टरों ने खोलने से मना किया था क्योंकि बीमारी की वजह से चेहरा खराब हो गया था। उसे याद थी वो अस्थियां जिन्हें उसने गंगा में विसर्जित किया था। तो फिर यह बच्चा क्या कह रहा था? विक्रम धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरा। नैना ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की लेकिन उसने झटक दिया। वह छोटू के पास गया। छोटू अब भी कांप रहा था, लेकिन डर से नहीं बल्कि उस सच्चाई के बोझ से जो वह अपने नन्हे कंधों पर ढो रहा था। तुम क्या कह रहे हो? विक्रम की आवाज लखचा रही थी। मेरी मां, उनका देहांत हो चुका है, मैंने खुद उनका क्रियाकर्म किया है। छोटू ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसका हाथ कांप रहा था। उसने अपनी मुट्ठी खोली और विक्रम के सामने कर दी। उसकी हथेली पर एक पुरानी घिसी हुई रुद्राक्ष की माला थी। वह माला साधारण नहीं थी। उसके एक दाने पर सिंदूर का एक हल्का सा निशान था। विक्रम की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। यह वही माला थी जो उसकी मां सावित्री देवी पिछले 40 सालों से अपने गले में पहनती थीं। उस माला पर लगा सिंदूर का निशान तब का था जब बचपन में विक्रम के हाथ से पूजा की थाली गिर गई थी।
यह निशान सिर्फ विक्रम और उसकी मां जानते थे। विक्रम ने कांपते हाथों से वह माला उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उन रुद्राक्ष के दानों को छुआ, उसे लगा जैसे उसे करंट लग गया हो। उसे अपनी मां की खुशबू महसूस हुई, वह चंदन और धूप की महक जो हमेशा उनके आंचल से आती थी। यह तुम्हारे पास कहां से आई? विक्रम घुटनों के बल बैठ गया, उस बच्चे के बराबर। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे। छोटू ने सिसकते हुए कहा, साहब, वो कचरा घर के पास वाली बस्ती में एक टूटी हुई झोपड़ी में रहती हैं। वो बहुत बीमार हैं। उनके पास खाने को कुछ नहीं है। लोग उन्हें पागल कहते हैं क्योंकि वो दिन रात बस एक ही रट लगाए रहती हैं, मेरा बेटा विक्रम आएगा, मेरा बेटा राजा है, वो मुझे लेने जरूर आएगा। कल रात जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो उन्होंने मुझे यह माला दी और कहा कि यह बाएं होटल में जाने वाले उस साहब को दिखा देना जिसकी फोटो अखबार में छपी है। उन्होंने कहा कि तुम इसे पहचान लोगे। विक्रम का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसकी मां, जिसने उसे पालने के लिए दूसरों के घरों में बर्तन मांजे थे, जिसने खुद भूखे रहकर उसे खिलाया था, वो आज कचरे के ढेर में पची थी और वह यहां मखमली गद्दों पर सो रहा था। नैना यह सब देख रही थी और उसका डर बढ़ता जा रहा था। वह दौड़ कर नीचे आई और चिल्लाने लगी, विक्रम, तुम इस सशक्त छाप भिखारी की बातों में आ रहे हो? यह माला इसने कहीं से चुराई होगी। तुम्हारी मां मर चुकी हैं। हमारे पास डेथ सर्टिफिकेट है, डॉक्टर मेहता की रिपोर्ट है। यह सब झूठ है। विक्रम ने पहली बार नैना की आंखों में देखा। आज उसे उन खूबसूरत आंखों में प्यार नहीं बल्कि एक डर दिखाई दिया। एक ऐसा डर जो चोर की आंखों में होता है जब वह पकड़ा जाने वाला होता है। डॉक्टर मेहता, विक्रम बुदबुदाया। सब कुछ उसे अब अजीब लगने लगा था। मां की अचानक मौत, नैना का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाना, बंद ताबूत और डॉक्टर मेहता का यह कहना कि संक्रमण फैल सकता है, इसलिए चेहरा मत देखो। हर काई अब जुड़ने लगी थी। एक मेहता जून परदेस सकता है। विक्रम खशा हुआ। उसका चेहरा अब आंसुओं से भीगा नहीं था बल्कि गुस्से से लाल था। उसने वह रुद्राक्ष की माला अपनी छाती से लगा ली और नैना की तरफ देखा। अगर इस बच्चे की बात में 1% भी सच्चाई हुई नैना, तो याद रखना, मैं भगवान को भूल जाऊंगा लेकिन तुम्हें माफ नहीं करूंगा। पार्टी में सन्नाटा था। लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। नैना हक्की बक्की रह गई। विक्रम ने छोटू का हाथ थाम लिया। वह हाथ जो मैला था, खुरदुरा था, लेकिन उस समय विक्रम को दुनिया का सबसे पवित्र हाथ लग रहा था। चलो, विक्रम ने छोटू से कहा, मुझे अभी इसी वक्त उनके पास ले चलो। लेकिन साहब, आपकी कार, आपके कपड़े, वो जगह बहुत गंदी है, छोटू ने संकोच करते हुए कहा। मेरी मां जहां है वह जगह मेरे लिए मंदिर से कम नहीं है, विक्रम ने जवाब दिया। उसने अपनी महंगी जैकेट उतारकर फेंक दी और तेजी से बाहर की तरफ बढ़ा। नैना पीछे से चिल्लाई, विक्रम, अगर तुम इस भिखारी के साथ गए तो हमारा रिश्ता खत्म समझो। मीडिया क्या सोचेगी? मेरी इज्जत का क्या होगा? विक्रम दरवाजे पर रुका। उसने मुंह कर देखा और अपनी जिंदगी का सबसे कौवा सच बोला, इज्जत तो मैंने उसी दिन खो दी थी नैना, जिस दिन मैंने अपनी मां को उस वृद्धाश्रम में छोड़ा था जिसे तुम केयर होम कहती थी। आज मैं अपनी मां को वापस लाने जा रहा हूं और अगर तुम या तुम्हारी झूठी इज्जत मेरे रास्ते में आई तो मैं पूरे शहर को जला दूंगा। विक्रम बाहर निकल गया। उसने अपनी आलीशान मर्सिडीज का दरवाजा खोला और छोटू को अगली सीट पर बैठने का इशारा किया। छोटू हिचकिचा रहा था। उसकी गंदी चड्डी और फट्टी बनियान उस चमचमाती लेदर सीट को खराब कर देगी, लेकिन विक्रम ने उसे गोद में उठाया और सीट पर बैठा दिया। गाजी का इंजन दहाहा और विक्रम ने एक्सीलेटर दबा दिया। वह शहर की चकाचौंध रोशनी से दूर अंधेरी और बदबूदार गलियों की तरफ बन चला। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते भर उसके दिमाग में बस मां का चेहरा घूम रहा था। छोटू ने धीरे से पूछा, साहब, क्या आप सच में उन्हें लेने आए हैं? वो कह रही थी कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं, आपके पास उनके लिए वक्त नहीं होगा। विक्रम की आंखों से आंसू बह निकले और स्टीयरिंग व्हील पर गिर पड़े। नहीं बेटा, मैं बड़ा आदमी नहीं बना, मैं बहुत छोटा हो गया हूं। अपनी मां को भूलकर कोई इंसान बड़ा नहीं हो सकता। गाजी अब शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गई थी, जहां कचरे के बब्बे बब्बे पहां थे। हवा में छन की बदबू थी, लेकिन विक्रम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहां का वातावरण दम घोटने वाला था। चारों तरफ झोपड़ियां बनी थीं, जो प्लास्टिक की थैलियों और पुराने टिन के डिब्बों से ढकी थीं। कुत्ते भौंक रहे थे और नंगे बदन बच्चे खींचज में खेल रहे थे। यह नरक था और इस नरक में उसकी स्वर्ग जैसी मां रह रही थी।
बस यहीं रोक दीजिए साहब, आगे गाजी नहीं जाएगी। छोटू ने कहा। विक्रम गाजी से कूदा। उसके महंगे जूते कीचड़ में धंस गए। वह दौड़ पचा छोटू के पीछे पीछे। वे गलियों में से होते हुए एक सुनसान कोने की तरफ बने। वहां एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके ऊपर एक पुराना तिरपाल पचा था। अंदर से खांसने की आवाज आ रही थी, एक ऐसी खांसी जो फेफड़ों को चीर देती है। मां। विक्रम के गले से बस यही एक शब्द निकला। उसने झोपड़ी का पर्दा हटाया। अंदर का नजारा देख विक्रम की रूह कांप गई। एक फटी हुई चटाई पर एक हड्डियों का ढांचा लेटा हुआ था। शरीर पर सिर्फ एक पुरानी साड़ी थी जो कई जगह से फटी हुई थी। बाल उलझे हुए और सफेद पाट चुके थे। वह कांप रही थी। विक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके पैरों में जान नहीं बची थी। वह चटाई के पास घुटनों के बल गिर पड़ा। मां। उसने कांपती आवाज में पुकारा। बूढ़ी औरत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। मोतियाबिंद की वजह से उसकी आंखें धुंधली हो चुकी थीं। उसने अपने कांपते हुए हाथ को आगे भाया जैसे हवा में किसी को टटोल रही हो। कौन है? छोटू, तू आ गया बेटा। पानी लाया क्या? सावित्री देवी की आवाज इतनी कमजोर थी कि बमुश्किल सुनाई दे रही थी। विक्रम ने उनका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसे अपने गालों से लगा लिया। छोटू नहीं मां, मैं हूं तेरा विक्रम, तेरा बेटा आ गया मां। सावित्री देवी का शरीर एक पल के लिए स्टिफ हो गया। उन्होंने अपनी धुंधली आंखों को सिकों कर देखा। क्या यह सच था या यह फिर से कोई सपना था जो भूख की वजह से आ रहा था? उन्होंने अपनी खुरदुरी उंगलियों से विक्रम का चेहरा टटोला। उसकी नाक, उसका माथा, उसके गाल। एक मां की उंगलियां अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे कितने भी साल बीत जाएं। विक्रम? उन्होंने अविश्वास से पूछा। मेरा राजा बेटा? हाँ मां, मैं हूं। मुझे माफ कर दे मां, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विक्रम फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपना सर मां के पैरों पर रख दिया, उन पैरों पर जो धूल और गंदगी से सने थे, जिनमें बिवाइयां फटी हुई थीं। सावित्री देवी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने उठने की कोशिश की लेकिन शरीर ने साथ नहीं दिया। मैं जानती थी तू आएगा। मैंने सबसे कहा था मेरा बेटा मुझे यहां सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता। मेरा बेटा आएगा। वह हंस रही थीं और रो रही थीं। लेकिन तभी सावित्री देवी का चेहरा डर से सफेद पा गया। उन्होंने विक्रम का हाथ जोर से पकड़ लिया। बेटा, यहां से चला जा, अभी चला जा। वो लोग तुझे देख लेंगे। वो लोग बहुत खतरनाक हैं, वो तुझे मार देंगे। विक्रम हैरान रह गया। कौन लोग मां? तुझे यहां किसने रखा है? मुझे बता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सावित्री देवी की सांसें फूलने लगीं। नैना और वो डॉक्टर, उन्होंने मुझे यहां फिकवाया है। उन्होंने कहा था अगर मैंने किसी से संपर्क करने की कोशिश की तो वो तुझे मार देंगे। वो मेरी जायदाद, वो पुश्तैनी जमीन, सब कुछ चाहते थे। बेटा तू भाग जा, वो लोग नजर रखे हुए हैं। विक्रम का खून खौल उठा। तो यह सिर्फ लापरवाही नहीं थी, यह एक साजिश थी। उसकी अपनी मंगेतर ने उसकी मां को जिंदा मार डाला था, सिर्फ कुछ जमीनों के लिए। उसने अपनी मां को सीने से लगा लिया। अब तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है मां, मैं आ गया हूं। यमराज भी अब तुझे मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। विक्रम ने कसम खाई। तभी बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। तेज रोशनी झोपड़ी के अंदर पड़ी। छोटू घबराकर अंदर आया। साहब, पुलिस और कुछ गुंडे भी हैं। उन्होंने बस्ती को घेर लिया है। विक्रम समझ गया, नैना ने अपना खेल शुरू कर दिया था। वह उसे या उसकी मां को जिंदा वापस नहीं जाने देना चाहती थी। विक्रम खसा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि महाकाली जैसा क्रोध था। उसने अपनी मां को अपनी बाहों में उठाया जैसे बचपन में मां उसे उठाती थी। छोटू, मेरे पीछे रहना, विक्रम ने कहा। वह झोपड़ी से बाहर निकला। सामने 2 पुलिस जीप और एक काली एसयूवी खड़ी थी। एसयूवी से नैना उतरी। एक काली नाइंडा आथो, उसके साथ कुछ हथियारबंद गुंडे थे। पुलिस वाले भी नैना के इशारे पर काम कर रहे थे। नैना हंसते हुए आगे बढ़ी। मैंने कहा था ना विक्रम, मेरी इज्जत का तकाजा है। तुम इस बुढ़िया को लेकर कहां जाओगे? दुनिया की नजर में यह मर चुकी है, इसे मरा हुआ ही रहने दो। विक्रम ने अपनी मां को और कसकर पकड़ा। आज तक तूने विक्रम सिंघानिया को सिर्फ चेक साइन करते देखा है नैना। आज तू एक बेटे का वो रूप देखेगी जो अपनी मां के लिए पूरी दुनिया से ला सकता है। माहौल तनावपूर्ण था। बस्ती के लोग, जो अब तक डरे हुए थे, अपने घरों से बाहर झांक रहे थे। वे देख रहे थे कि एक सूट बूट वाला आदमी कैसे एक फटी पुरानी साई वाली बुढ़िया को अपनी गोद में उठाए खसा है। निहत्था लेकिन अडिग।
माहौल में तनाव इतना गहरा था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। विक्रम की गोद में उसकी बीमार मां थी और सामने उसकी मंगेतर नैना, जो अब किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही थी। पुलिस वाले विक्रम की तरफ बढ़ रहे थे, उनके हाथों में डंडे थे। इंस्पेक्टर, नैना चिल्लाई, खड़े क्या देख रहे हो? यह आदमी सदमे में है, इसे पता नहीं यह क्या कर रहा है। उस औरत को ले जाओ और पागल खाने में डाल दो, और इस बच्चे को, इसे तो चोरी के इल्जाम में अंदर करो। एक हवलदार आगे बढ़ा और उसने सावित्री देवी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। छोड़ो इसे बुढ़िया, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसी पल विक्रम की आंखों में वह अंगारे दहक उठे जो किसी शेर की आंखों में होते हैं जब कोई उसके बच्चे को छूने की कोशिश करता है। उसने हवलदार का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी कलाई की हड्डी चटकने की आवाज आई। हवलदार दर्द से चीख पड़ा और पीछे हट गया। खबरदार! विक्रम की आवाज शेर की दहाड़ जैसी थी, लेकिन शांत और खतरनाक। अगर किसी ने भी मेरी मां को उंगली भी लगाई तो मैं वर्दी उतरवाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं विक्रम सिंघानिया हूं। इस शहर का आधा प्रशासन मेरी जेब में रहता है। इंस्पेक्टर कदम पीछे हटाते हुए घबरा गया। सिंघानिया नाम का खौफ पूरे मुंबई में था, लेकिन नैना जानती थी कि अगर आज सावित्री देवी यहां से जिंदा निकल गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। वह आगे आई, उसकी आंखों में पागलपन था। विक्रम, तुम अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो इस गंदी औरत के लिए। यह तुम्हारी मां नहीं है, यह कोई बहुरूपिया है, नैना ने चीखते हुए कहा। सावित्री देवी, जो अब तक खामोश थीं, ने धीरे से अपना सिर उठाया। उन्होंने नैना की तरफ देखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। बहू, सावित्री देवी ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुझे अपनी बेटी माना था। मैंने तुझे अपने घर की चाबी दी थी, अपनी तिजोरी दी थी। क्या दौलत की भूख इतनी बड़ी होती है कि तूने एक मां को उसके बेटे से अलग कर दिया? सावित्री देवी के इन शब्दों ने वहां मौजूद भीड़ के दिलों को चीर दिया। नैना तिलमिला गई। चुप कर बुढ़िया! इंस्पेक्टर, गोली मारो अगर जरूरत पड़े। लेकिन तभी एक पत्थर हवा में उड़ता हुआ आया और पुलिस की जीप के कांच पर लगा। छपाक! कांच टूटकर बिखर गया। सबने चौंक कर पीछे देखा। छोटू खड़ा था। उसके हाथ में एक और पत्थर था, और वह अकेला नहीं था। उसके पीछे बस्ती के सैकड़ों लोग खड़े थे। कचरा बीनने वाले, मजदूर, औरतें और बच्चे। सबके हाथों में पत्थर, लाठियां और लोहे की रॉड थीं। ये वो लोग थे जिन्हें समाज कचरा समझता था, लेकिन आज वे अपनी दादी मां के लिए दीवार बनकर खड़े थे। सावित्री मां को कोई हाथ नहीं लगाएगा, एक बूढ़े आदमी ने चिल्लाया, जिसके हाथ में एक जंग लगा पाइप था। इन्होंने हमारे बच्चों को पढ़ना सिखाया है। इन्होंने अपनी सूखी रोटी हमारे साथ बांटी है। मारो सालों को! भीड़ से आवाजें आने लगीं। भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस वाले डर गए। वे जानते थे कि एक भूखी और गुस्से में आई भीड़ के सामने बंदूकों का कोई मतलब नहीं होता। इंस्पेक्टर ने नैना की तरफ देखा और कहा, मैडम, स्थिति बिगड़ रही है, हमें यहां से निकलना होगा। अगर भीड़ बेकाबू हो गई तो हम नहीं बचेंगे। नैना ने दांत पीसे। उसने विक्रम की तरफ देखा, जो अब अपनी मां को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। यह खत्म नहीं हुआ है विक्रम, वह बुदबुदाई, मैं इसे खत्म करके रहूंगी। पुलिस वाले पीछे हटने लगे और नैना को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया। उनका काफिला धूल उड़ाते हुए वहां से भाग खड़ा हुआ। बस्ती वालों ने उनकी गाड़ियों पर पत्थर बरसाए। विक्रम ने मुड़कर उस भीड़ को देखा। उसने देखा कि कैसे गरीब और बेसहारा लोगों ने वो किया जो अमीर और ताकतवर नहीं कर सके। उन्होंने सच का साथ दिया। विक्रम ने अपना सिर झुकाकर उन सबको नमन किया। छोटू, गाड़ी में बैठो, विक्रम ने कहा। विक्रम ने अपनी मां को पिछली सीट पर बहुत सावधानी से लिटाया, जैसे कोई कांच की गुड़िया हो। उसने अपनी जैकेट उतारकर उनके सिर के नीचे लगा दी। छोटू आगे की सीट पर बैठ गया। उसकी आंखों में अभी भी डर और रोमांच दोनों थे। विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही गाड़ी बस्ती से बाहर निकली, सावित्री देवी ने जोर से खांसना शुरू कर दिया। खून की कुछ बूंदें उनके होठों पर आ गईं। विक्रम का दिल दहल गया। मां, तुझे कुछ नहीं होगा, हम अभी अस्पताल जा रहे हैं, विक्रम ने घबराते हुए कहा। नहीं, अस्पताल नहीं, सावित्री देवी ने मुश्किल से कहा। वो लोग वहां भी होंगे। नैना की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो मुझे मार देंगे बेटा। विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से भींचा। उसकी मां सही कह रही थी। बड़े अस्पताल, बड़े डॉक्टर, सब पैसे के गुलाम थे। नैना ने पहले ही सब कुछ खरीद रखा था।
उसे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां नैना की परछाई भी ना पहुंच सके। हमारे पुराने घर, विक्रम ने सोचा। पुणे वाला पुराना हवेली, वहां कोई नहीं आता। और वैद्य जी, हमारे पुराने वैद्य जी वहीं रहते हैं। उसने गाड़ी का रुख हाईवे की तरफ मोड़ दिया। मुंबई की रंगीन रोशनियां पीछे छूटती जा रही थीं और वे अंधेरे हाईवे पर दौड़ रहे थे। गाड़ी के अंदर सन्नाटा था, बस सावित्री देवी की भारी सांसों की आवाज आ रही थी। विक्रम बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई पीछा तो नहीं कर रहा। साहब, छोटू ने धीरे से कहा, दादी मां को पानी चाहिए। विक्रम ने तुरंत गाड़ी सड़क किनारे रोकी। उसने पानी की बोतल निकाली और पीछे की सीट पर गया। उसने अपनी मां का सिर अपनी गोद में रखा और उन्हें धीरे धीरे पानी पिलाया। सावित्री देवी ने पानी पीकर अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने विक्रम के चेहरे को देखा, जैसे वे अपनी आंखों में उसकी तस्वीर बसा लेना चाहती हों। तू कितना दुबला हो गया है, उन्होंने कांपते हाथों से उसके गाल को छूते हुए कहा। विक्रम की आंखों से आंसू टपककर मां के गालों पर गिरे। मां, मैं अंधा हो गया था। मैंने उस औरत पर भरोसा किया और उसने तुझे। विक्रम का गला भर आया। वह आगे बोल नहीं पाया। सावित्री देवी ने मुस्कुराने की कोशिश की। रो मत पगले, देख भगवान ने सब ठीक कर दिया ना। अगर छोटू नहीं होता तो मैं तुझे आखिरी बार देख भी नहीं पाती। विक्रम ने छोटू की तरफ देखा। वह बच्चा अभी भी सहमा हुआ सा बैठा था। विक्रम ने छोटू को पास बुलाया। इधर आओ छोटू, विक्रम ने कहा। छोटू धीरे धीरे पास आया। विक्रम ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसे कसकर गले लगाया। एक करोड़पति बिजनेस टाइकून और एक कचरा बीनने वाला अनाथ बच्चा, दोनों उस रात एक ही धागे से बंध गए थे। अनाथ रात के साथ उनको मदद करता है। आज से तुम अनाथ नहीं हो छोटू, विक्रम ने रुंधे गले से कहा। तुमने मुझे मेरी मां वापस दी है। अब तुम मेरे छोटे भाई हो। जो मेरा है वो तुम्हारा है। छोटू, जिसे जिंदगी भर सिर्फ धिक्कार और गालियां मिली थीं, फूट फूट कर रोने लगा। उसे पहली बार किसी ने गले लगाया था। तभी सावित्री देवी ने विक्रम का हाथ पकड़ा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। विक्रम, एक बात याद रखना, नैना सिर्फ अकेली नहीं है, उसके साथ वो भी है। कौन? विक्रम ने पूछा। तेरा पार्टनर मल्होत्रा, सावित्री देवी ने खुलासा किया। जब वे मुझे बेहोश करके ले जा रहे थे, मैंने उसकी आवाज सुनी थी। वो कह रहा था कि एक बार बुढ़िया रास्ते से हट जाए, फिर विक्रम को रास्ते से हटाना आसान होगा। पूरी कंपनी उन दोनों की हो जाएगी। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। राज मल्होत्रा, उसका बचपन का दोस्त, उसका बिजनेस पार्टनर, जिस पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था। तो यह सिर्फ एक परिवार का झगड़ा नहीं था, यह एक पूरी साजिश थी उसे खत्म करने की। उसके अपने ही लोग सांप बनकर उसे डस रहे थे। गुस्से की एक लहर विक्रम के शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं था, अभी दिमाग से काम लेने का वक्त था। उसे अपनी मां को बचाना था और फिर वह उन सबको दिखाएगा कि विक्रम सिंघानिया असल में कौन है। वैद्य जी का घर यहां से 2 घंटे की दूरी पर है, विक्रम ने घड़ी देखते हुए कहा। हमें जल्दी करनी होगी। उसने वापस गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन जैसे ही वे हाईवे के सुनसान हिस्से पर पहुंचे, पीछे से 2 तेज हेडलाइट्स दिखाई दी। एक काली एसयूवी बहुत तेजी से उनकी तरफ आ रही थी। विक्रम ने स्पीड बढ़ाई, लेकिन पीछे वाली गाड़ी ने भी स्पीड बढ़ा दी। साहब, वो हमारा पीछा कर रहे हैं, छोटू चिल्लाया। पीछे वाली गाड़ी ने विक्रम की गाड़ी को टक्कर मारी। धड़ाम! गाड़ी का संतुलन बिगड़ा, लेकिन विक्रम ने संभाल लिया। नीचे झुक जाओ, विक्रम चिल्लाया। यह नैना के गुंडे थे। वे उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। यह अब सिर्फ भागने की बात नहीं थी, यह युद्ध था। हाईवे पर मौत का खेल शुरू हो चुका था। विक्रम ने एक्सीलेटर को जमीन तक दबा दिया। इंजन की आवाज गूंज उठी। उसने देखा कि आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंट रहा है। एक चौड़ा हाईवे जो शहर की तरफ जाता था और एक कच्चा ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो जंगल की तरफ जाता था। अगर वह हाईवे पर रहा तो उनकी तेज गाड़ियां उसे पकड़ लेंगी, लेकिन जंगल के रास्ते को सिर्फ विक्रम जानता था। बचपन में वह अपने पिता के साथ वहां शिकार पर जाता था। उसने अचानक स्टीयरिंग घुमाया। टायरों की चीख के साथ गाड़ी कच्चे रास्ते पर उतर गई। धूल का गुबार उड़ गया। पीछे वाली एसयूवी ने भी पीछा किया, लेकिन भारी गाड़ी होने के कारण वह कच्चे रास्ते पर लड़खड़ाने लगी। पकड़ के रखना मां, विक्रम ने कहा। रास्ता बहुत खराब था। गाड़ी झटके खा रही थी। सावित्री देवी दर्द से कराह रही थीं, लेकिन उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि विक्रम का ध्यान न भटके। छोटू ने पीछे मुड़कर देखा। साहब,
वो अभी भी पीछे हैं और एक आदमी खिड़की से बाहर निकल रहा है। उसके हाथ में बंदूक है। धाया। गोली की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आई और गाड़ी की पिछली खिड़की का कांच टूट गया। कांच के टुकड़े सावित्री देवी के ऊपर गिरे। मां, विक्रम चिल्लाया। मैं ठीक हूं बेटा, तू गाड़ी चला, सावित्री देवी ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। विक्रम का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। आगे एक पुरानी लकड़ी का पुल था जो बहुत कमजोर हो चुका था। वह जानता था कि उसकी सेडान गाड़ी हल्की है, निकल जाएगी, लेकिन पीछे आ रही भारी एसयूवी का वजन वह पुल नहीं सह पाएगा। यह एक जुआ था, मौत और जिंदगी का जुआ। जय बजरंग बली, विक्रम ने मन ही मन प्रार्थना की। पुल सामने आ गया था। नीचे गहरी खाई थी और उफनती हुई नदी बह रही थी। विक्रम ने आंखें मींच लीं और गाड़ी को पुल पर दौड़ा दिया। लकड़ियां चरचराईं, टूटने की आवाजें आईं, लेकिन गाड़ी पार हो गई। जैसे ही वे पुल के उस पार पहुंचे, उन्होंने एक जोर की आवाज सुनी, कड़कड़ धड़ाम। विक्रम ने ब्रेक लगाया और पीछे देखा। एसयूवी पुल के बीच में फंसी हुई थी। पुरानी लकड़ियां वजन नहीं सह पाई थीं और पुल बीच से टूट गया था। एसयूवी का अगला हिस्सा हवा में झूल रहा था और गुंडे डर के मारे चिल्ला रहे थे। वे अब आगे नहीं आ सकते थे। विक्रम ने राहत की सांस ली। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपना माथा टेक दिया। बच गए। छोटू ने ताली बजाई। साहब, आप तो हीरो हो, बिल्कुल फिल्म की तरह। लेकिन विक्रम की मुस्कुराहट गायब हो गई जब उसने पीछे की सीट पर देखा। सावित्री देवी की बांह से खून बह रहा था। गोली कांच को तोड़ते हुए उनकी बांह को छूकर निकली थी। मां! विक्रम तुरंत पीछे कूदा। उसने अपना रुमाल निकाला और घाव पर बांध दिया। कुछ नहीं हुआ बेटा, बस खरोंच है, सावित्री देवी ने झूठ बोला। हालांकि उनका चेहरा दर्द से सफेद पड़ चुका था। हमें वैद्य जी के पास जल्दी पहुंचना होगा, जहर फैल सकता है, विक्रम ने कहा। अब गाड़ी धीरे धीरे लेकिन सावधानी से जंगल के रास्ते से आगे बढ़ी। भोर होने वाली थी। पूर्व दिशा में आसमान का रंग गहरा नीला हो रहा था। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई थी। कुछ देर बाद वे एक बहुत पुराने गांव में पहुंचे। यहां बिजली नहीं थी, लेकिन हवा में शांति थी। एक पुराने मंदिर की घंटी बजने की आवाज आ रही थी। विक्रम ने गाड़ी एक हवेली नुमा घर के सामने रोकी। यह घर ईंटों और लकड़ी का बना था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा था। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। वैद्य जी, वैद्य जी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उन्होंने धोती और कुर्ता पहना हुआ था। उनके चेहरे पर सफेद दाढ़ी और माथे पर तिलक था। यह वैद्य राम शरण थे, जो सिंघानिया परिवार के पुराने वैद्य थे। विक्रम को इस हालत में देखकर वे चौंक गए। छोटे मालिक, आप और यह सब? वैद्य जी, सवाल पूछने का वक्त नहीं है। मेरी मां, वो बहुत बीमार हैं और घायल भी, विक्रम ने हांफते हुए कहा। वैद्य जी ने तुरंत स्थिति को समझा। अंदर लाओ, जल्दी। विक्रम और वैद्य जी ने मिलकर सावित्री देवी को अंदर ले जाकर एक खाट पर लिटाया। वैद्य जी ने उनकी नब्ज जांची, घाव देखा और फिर गंभीर होकर बोले, हालत नाजुक है, शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा है और घाव गहरा है, लेकिन चिंता मत करो, मेरी जड़ी बूटियों में अभी भी ताकत है, तुम बाहर रुको। विक्रम बाहर आंगन में आ गया। वह तुलसी के पौधे के पास बैठ गया। वही तुलसी जिसकी पूजा उसकी मां रोज सुबह करती थी। आज सालों बाद विक्रम ने हाथ जोड़े। वह भगवान को नहीं मानता था, लेकिन आज उसे एक ही सहारे की जरूरत थी। हे भगवान, विक्रम बुदबुदाया, मेरी सारी दौलत ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, बस मेरी मां को लौटा दे। आज तक मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज भीख मांगता हूं। छोटू उसके पास आकर बैठ गया। उसने अपना छोटा सा हाथ विक्रम के कंधे पर रखा। साहब, मेरी नानी कहती थी कि जब बेटा दिल से दुआ मांगता है तो भगवान को भी धरती पर आना पड़ता है। दादी मां ठीक हो जाएंगी। सूरज निकल आया था। उसकी पहली किरण आंगन में पड़ी। विक्रम ने अपनी जेब से वह रुद्राक्ष की माला निकाली। वह अभी भी खून और पसीने से सनी थी। उसने उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अब वक्त था अगले कदम का। उसकी मां सुरक्षित हाथों में थी फिलहाल, लेकिन दुश्मन अभी भी बाहर खुले घूम रहे थे। नैना और राज मल्होत्रा। उन्हें लगा था कि उन्होंने खेल जीत लिया है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उन्होंने किस शेर को जगा दिया है। विक्रम ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी, लेकिन फोन चल रहा था। उसने एक नंबर डायल किया। यह नंबर उसके सबसे वफादार आदमी खन्ना का था, जो कंपनी का पुराना अकाउंटेंट था और जिसे विक्रम ने कुछ महीने पहले निकाल दिया था, क्योंकि नैना ने कहा था कि वह चोरी कर रहा है।
आज विक्रम को समझ आ रहा था कि खन्ना को क्यों निकाला गया था। हेलो खन्ना काका, विक्रम ने कहा। दूसरी तरफ से खामोशी थी। फिर एक हैरान आवाज आई, विक्रम बेटा तुम? काका, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे वो सारी फाइलें चाहिए जो आपने मुझे दिखाई थीं और मैंने यकीन नहीं किया था। राज और नैना के खिलाफ सारे सबूत, मुझे सब कुछ चाहिए। बेटा, मैं जानता था एक दिन तुम्हारी आंखें खुलेंगी। तुम कहां हो? मैं सुरक्षित हूं। आप बस वो फाइलें तैयार रखिए, मैं आ रहा हूं। लेकिन इस बार मैं बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं इंसाफ के लिए आ रहा हूं, और मेरा इंसाफ बहुत भयानक होगा। विक्रम ने फोन काट दिया। उसकी आंखों में आंसू अब सूख चुके थे। अब वहां सिर्फ एक ठंडा संकल्प था। गांव की सुबह शहर की सुबह से बहुत अलग थी। यहां गाड़ियों का शोर नहीं था, बल्कि पक्षियों की चहचहाहट और मंदिर की घंटियों की आवाज थी। पुरानी हवेली के आंगन में तुलसी के पौधे के पास सावित्री देवी एक चारपाई पर लेटी थीं। वैद्य जी की जड़ी बूटियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। उनके चेहरे पर अब वो मौत जैसी पीलापन नहीं था, बल्कि एक हल्की सी शांति थी। छोटू, जो कल तक कचरे के ढेर में खाना ढूंढता था, आज एक साफ सुथरी धोती और कुर्ता पहने हुए था। वह बहुत ध्यान से एक कटोरी में दलिया लेकर सावित्री देवी के पास बैठा था। दादी माँ, मुंह खोलो, छोटू ने प्यार से कहा। वैद्य जी ने कहा है कि जब तक आप यह पूरा नहीं खाओगी, आप ठीक नहीं होगी। सावित्री देवी ने मुस्कुराते हुए मुंह खोला। तू बिल्कुल मेरी माँ जैसा है छोटू, वो भी मुझे ऐसे ही जबरदस्ती खिलाती थी। विक्रम दूर खंभे से टेक लगाकर यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। जिस मां को वह दुनिया की सबसे महंगी दवाइयां और बड़े अस्पताल देना चाहता था, उसे आज इस साधारण से दलिए और एक अनाथ बच्चे के प्यार ने बचा लिया था। उसे समझ आ गया था कि पैसा सब कुछ खरीद सकता है, लेकिन सुकून नहीं। तभी हवेली के पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। विक्रम चौकन्ना हो गया। क्या वो लोग यहां तक पहुंच गए? उसने पास पड़ी एक लाठी उठा ली और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांक कर देखा। बाहर एक पुरानी एम्बेसडर कार खड़ी थी और एक बुजुर्ग आदमी हाथ में चमड़े का बैग लिए खड़ा था। वह बार बार पसीना पोंछ रहा था। यह खन्ना काका थे। विक्रम ने दरवाजा खोला। काका। खन्ना काका ने जैसे ही विक्रम को देखा, उनके हाथ से बैग गिर गया। वे दौड़कर आए और विक्रम को गले लगा लिया। मालिक, भगवान का लाख लाख शुक्र है, आप जिंदा हैं। टीवी पर खबर आ रही है कि आपकी गाड़ी खाई में गिर गई है और पुलिस को आपकी लाश नहीं मिली। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। तो उन्होंने मुझे मारने का ऐलान भी कर दिया इतनी जल्दी? अंदर आइए काका, विक्रम ने कहा। आंगन में बैठकर खन्ना काका ने अपना बैग खोला। उसमें फाइलों का ढेर था। सावित्री देवी भी उठकर बैठ गईं। छोटू ने उन्हें सहारा दिया। बेटा विक्रम, खन्ना काका ने कांपते हाथों से एक फाइल निकाली। यह देखो, यह सिर्फ जमीन जायदाद का मामला नहीं है, यह बहुत गहरी साजिश है। विक्रम ने पन्ने पलटने शुरू किए। जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसका खून खौलता गया। नैना और राज मल्होत्रा ने पिछले 2 सालों में कंपनी का करोड़ों रुपया फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किया है, खन्ना काका बता रहे थे। और यह देखो, यह सावित्री भाभी जी की मेडिकल रिपोर्ट है, असली वाली। विक्रम ने वह कागज पढ़ा। उसमें लिखा था कि सावित्री देवी को कोई बीमारी नहीं थी। उन्हें धीरे धीरे खाने में मिलाकर एक धीमा जहर, स्लो पॉइजन दिया जा रहा था, जिससे उनका दिमाग कमजोर हो जाए और वे पागल जैसी हरकतें करने लगें। जहर। विक्रम के मुंह से यह शब्द एक फुसफुसाहट की तरह निकला। मेरी मां को मेरे ही घर में वो जहर दे रहे थे। उसने गुस्से में पास रखा मिट्टी का घड़ा उठाकर जमीन पर पटक दिया। छपाक। घड़ा चकनाचूर हो गया। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। विक्रम दहाड़ा। मैं उन्हें कोर्ट नहीं ले जाऊंगा, मैं उन्हें अपने हाथों से चीर दूंगा। सावित्री देवी ने कांपते हुए हाथ से विक्रम को बुलाया। इधर आ बेटा। विक्रम अपनी मां के पास गया और उनके पैरों में गिरकर रोने लगा। मां, मैं कितना बड़ा पापी हूं। तू मेरे सामने तड़प रही थी और मैं समझा तू बीमार है। मैंने अपनी ही मां के कातिलों को अपने घर में पनाह दी। सावित्री देवी ने उसका सिर सहलाया। शांत हो जा विक्रम, गुस्सा अकल को खा जाता है। अगर तूने आवेश में आकर कुछ किया तो तू भी मुजरिम बन जाएगा, और मैं अपने बेटे को जेल में नहीं देख सकती। तो मैं क्या करूं मां, उन्हें ऐसे ही छोड़ दूं? नहीं। सावित्री देवी की आंखों में एक चमक थी। उन्हें ऐसी सजा दे कि वो जीते जी मर जाएं। उनसे वो छीन ले
जिसके लिए उन्होंने अपनी आत्मा बेच दी। उनकी दौलत, उनकी इज्जत, उनका घमंड। विक्रम खशा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे। मां सही कह रही थी, मौत बहुत आसान सजा है, उन्हें तड़पा तड़पा कर मारना होगा। उसने खन्ना काका की तरफ देखा। काका, आज तारीख क्या है? आज 24 तारीख है बेटा, खन्ना ने कहा। 26 तारीख को कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग एएम है ना? विक्रम ने पूछा। उसकी आंखों में एक शिकारी जैसी चमक आ गई थी। हां बेटा, और मुझे खबर मिली है कि उस मीटिंग में राज मल्होत्रा खुद को नया चेयरमैन घोषित करने वाला है। वो लोग तुम्हारे मरने का शोक मनाएंगे और फिर कंपनी पर कब्जा कर लेंगे। विक्रम के होंठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। शोक सभा? बहुत अच्छा, तो हम उनकी इस शोक सभा को यादगार बना देंगे। उसने छोटू को पास बुलाया। छोटू, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? यह थोड़ा खतरनाक है। छोटू ने सीना तान लिया। साहब, आपने मुझे भाई बोला है, भाई के लिए जान भी हाजिर है। जान नहीं देनी है छोटू, बस एक नाटक करना है, विक्रम ने कहा। फिर विक्रम ने अपनी योजना समझाई। एक ऐसी योजना जो नैना और राज के पैरों तले से जमीन खिसका देगी। दृश्य परिवर्तन। मुंबई, सिंघानिया मैंशन। मुंबई में विक्रम के आलीशान बंगले में मातम का माहौल था, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। बाहर मीडिया वाले खड़े थे। घर के अंदर नैना सफेद साड़ी पहने बैठी थी, आंखों में ग्लिसरीन वाले आंसू थे। लोग उसे सांत्वना देने आ रहे थे, लेकिन बेडरूम के अंदर का नजारा कुछ और ही था। नैना ने हाथ में वाइन का गिलास पकड़ा हुआ था और वह जोर जोर से हंस रही थी। राज मल्होत्रा, जो विक्रम का दोस्त और गद्दार पार्टनर था, सोफे पर आराम से लेटा था। यकीन नहीं होता नैना, राज ने हंसते हुए कहा। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। वो बुढ़िया तो मरी ही, साथ में विक्रम भी उस एक्सीडेंट में मारा गया। अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन लाश नहीं मिली राज, नैना ने थोड़ी चिंता के साथ कहा। पुलिस कह रही है नदी का बहाव बहुत तेज था, शायद बह गई होगी, लेकिन जब तक लाश नहीं मिलती मुझे डर लग रहा है। राज ने उठकर नैना के कंधे पर हाथ रखा। अरे डार्लिंग, रिलैक्स करो। वो पुल 100 फीट ऊंचा था, वहां से गिरकर कोई नहीं बचता, और अगर बच भी गया होता तो अब तक आ गया होता। 2 दिन हो गए हैं, वो मछलियों का खाना बन चुका होगा। नैना मुस्कुराई। तुम सही कह रहे हो, परसों मीटिंग है। एक बार चेयरमैन की कुर्सी तुम्हारे पास आ जाए और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, फिर अगर विक्रम का भूत भी वापस आ जाए तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तभी नैना का फोन बजा। अनजान नंबर था। हेलो? नैना ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक भारी सांस लेने की आवाज आ रही थी, और फिर एक जानी पहचानी धुन, पियानो की धुन, वही लौरी जो सावित्री देवी बचपन में विक्रम को सुनाती थीं। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। कौन कौन है वहां? फोन कट गया। क्या हुआ? राज ने पूछा। वो धुन, वो बुढ़िया की लोरी। नैना कांपने लगी। अरे, कोई रॉन्ग नंबर होगा, तुम बहुत सोच रही हो। राज ने बात को टाल दिया, लेकिन हवा में एक डर घुल गया था, पाप का डर। वापस हवेली में रात हो चुकी थी। विक्रम अपनी पुरानी अलमारी से कुछ निकाल रहा था। यह उसके पिता का पुराना टाइपराइटर था और कुछ पुराने कागज। काका, विक्रम ने कहा, कल सुबह शहर के सारे अखबारों में एक खबर छपनी चाहिए, लेकिन यह खबर फ्रंट पेज पर नहीं, बल्कि शोक संदेश वाले पन्ने पर होनी चाहिए, बहुत छोटी सी। क्या खबर बेटा? विक्रम ने टाइप किया और कागज खन्ना काका को दिया। उसमें लिखा था, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सावित्री देवी का श्राद्ध और विक्रम सिंघानिया की वापसी। जल्द ही। स्थान नरक, समय तुम्हारा अंत। एक शुभ चिंतक। यह क्या है? खन्ना काका हैरान थे। इससे तो वो सतर्क हो जाएंगे। यही तो मैं चाहता हूं काका। विक्रम की आंखों में अंगारे थे। शिकार जब डरता है तो वो गलतियां करता है। मैं चाहता हूं कि वो डर के साये में जिएं। अगले 48 घंटे उनकी जिंदगी के सबसे भयानक घंटे होने चाहिए। उसने छोटू की तरफ देखा, जो अब एक नए रूप में तैयार था। विक्रम ने उसके बाल काट दिए थे और उसे अच्छे कपड़े पहनाए थे। छोटू, तुम्हें कल शहर जाना है, खन्ना काका के साथ। तुम्हें वो करना है जो मैंने समझाया है। कर लोगे ना? जी भैया, छोटू ने सिर हिलाया। विक्रम बाहर आंगन में आया और आसमान की तरफ देखा। मां, तू बस देखती जा। महाभारत शुरू हो चुकी है और इस बार कौरवों की सभा में अभिमन्यु नहीं मरेगा। इस बार लंका दहन होगा।
हवा तेज चलने लगी थी। दिए की लौ फड़फड़ा रही थी। यह तूफान से पहले की शांति थी। अगली सुबह का सूरज मुंबई के लिए तो रोज जैसा ही था, लेकिन नैना और राज के लिए यह कयामत की सुबह थी। सिंघानिया मेंशन के डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा था। राज मल्होत्रा बहुत खुश था। उसने अखबार उठाया और कॉफी का घूंट भरा। आज का दिन बहुत खास है नैना। कल मैं चेयरमैन बन जाऊंगा और फिर यह पूरा शहर हमारी मुट्ठी में होगा। नैना मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान फीकी थी। कल रात की वो पियानो की धुन अभी भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। राज ने अखबार के पन्ने पलटे। अचानक उसके हाथ रुक गए। कॉफी का कप उसके हाथ से छूटकर टेबल पर गिर गया। गर्म कॉफी सफेद मेजपोश पर फैल गई, बिल्कुल खून के धब्बे की तरह। क्या हुआ राज? नैना घबरा कर बोली। राज का चेहरा सफेद कागज जैसा हो गया था। उसने कांपते हुए हाथ से अखबार नैना की तरफ बढ़ाया। यह देखो, पेज नंबर 4 पर। नैना ने पढ़ा। वहां एक छोटी सी शोक सूचना थी, लेकिन उसके शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। सावित्री देवी का श्राद्ध और विक्रम सिंघानिया की वापसी। जल्द ही, स्थान नरक, समय तुम्हारा अंत, एक शुभ चिंतक। नैना ने अखबार फेंक दिया। यह कौन कर रहा है? विक्रम तो मर चुका है। हमने खुद देखा था उसकी गाड़ी को खाई में गिरते हुए। लाश नहीं मिली नैना, राज चिल्लाया। लाश नहीं मिली। अगर वो जिंदा हुआ तो? अगर वो वापस आ गया तो? तभी घर की बत्तियां अचानक जलने बुझने लगीं। फ्लिक फ्लिक फ्लिक। पूरा घर डिस्को लाइट की तरह हो गया। नौकर डर के मारे किचन से बाहर भाग आए। यह क्या हो रहा है? नैना चीखी। अचानक घर के म्यूजिक सिस्टम पर एक गाना बजने लगा। यह कोई आज का गाना नहीं था, बल्कि वही पुराना भजन था जो सावित्री देवी रोज सुबह पूजा करते वक्त गाती थीं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने को हो रहे थे। राज ने रिमोट उठाया और बंद करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम बंद नहीं हुआ। उसने तार खींचकर निकाल दिया, लेकिन आवाज फिर भी आती रही। यह नामुमकिन है। राज पसीने से तरबतर हो गया। तार निकालने के बाद भी म्यूजिक कैसे बज रहा है? तभी नौकरानी रामू काका दौड़ते हुए आए। उनका चेहरा डर से पीला था। मेम साहब, विक्रम बाबा के कमरे में, उनके कमरे में। क्या हुआ उनके कमरे में? नैना गुस्से और डर के मारे कांप रही थी। वहां कोई बैठा है। नैना और राज एक दूसरे को देखने लगे। डर ने अब उनके गले को जकड़ लिया था। वे दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए। विक्रम का कमरा, वह कमरा जिसे नैना ने विक्रम के मरने की खबर मिलते ही लॉक करवा दिया था। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर से अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, वही चंदन की अगरबत्ती जो सावित्री देवी जलाती थीं। राज ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। कमरा खाली था, लेकिन विक्रम की पसंदीदा कुर्सी पर एक गीला कोट टंगा था। उसमें से पानी टपक रहा था, जैसे कोई अभी अभी नदी से निकलकर आया हो। और टेबल पर एक गीली रुद्राक्ष की माला रखी थी। नहीं, नैना पीछे हट गई और दीवार से जा टकराई। यह नहीं हो सकता। वो वापस आ गया है राज। वो हमें मारने आया है। राज ने वो माला उठाई। वह ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। यह कोई भूत नहीं है नैना, राज ने दांत पीसते हुए कहा, हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे। भूत गिला कोट नहीं पहनते। कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। कोई हमें डराना चाहता है ताकि हम कल की मीटिंग में गलती करें। तो हम क्या करें? नैना रोने लगी। हम वही करेंगे जो हमने सोचा था। राज की आंखों में एक पागलपन आ गया। कल मीटिंग होगी, मैं चेयरमैन बनूंगा, और अगर विक्रम जिंदा भी है और सामने आता है तो इस बार मैं उसे अपने हाथों से गोली मारूंगा। इस बार कोई गलती नहीं होगी। अगला दिन एजीएम वार्षिक आम बैठक। सिंघानिया ग्रुप का हेड ऑफिस एक किले जैसा था। आज वहां सुरक्षा बहुत कड़ी थी। राज ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की पूरी फौज खड़ी कर दी थी। हर आने जाने वाले की चेकिंग हो रही थी। कॉन्फ्रेंस हॉल खचाखच भरा था। शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और मीडिया वाले सब मौजूद थे। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अफवाहें उड़ रही थीं कि विक्रम सिंघानिया शायद जिंदा है, लेकिन किसी के पास पक्की खबर नहीं थी। राज मल्होत्रा स्टेज पर आया। उसने काला सूट पहना था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे जो बता रहे थे कि वह रात भर नहीं सोया। नैना उसके बगल में बैठी थी, बार बार पानी पी रही थी। देवियों और सज्जनों, राज ने माइक पर बोलना शुरू किया। आज हम यहां एक बहुत ही दुखद घड़ी में जमा हुए हैं। हमने अपने विजनरी लीडर विक्रम सिंघानिया और उनकी माता जी को खो दिया है। उसने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और झूठे आंसू पोंछे। हॉल में सन्नाटा था।
कंपनी को चलाने के लिए एक लीडर की जरूरत है, राज ने आगे कहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला किया है कि इस मुश्किल घड़ी में मैं यह जिम्मेदारी उठाऊं। मैं वादा करता हूं कि विक्रम के सपनों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। भीड़ के पीछे से एक भारी और दमदार आवाज आई। सबने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक छोटा बच्चा खड़ा था। उसने सूट नहीं बल्कि एक साफ सुथरा कुर्ता पजामा पहना था। यह छोटू था, लेकिन आज वह डरा हुआ नहीं लग रहा था। वह किसी राजकुमार की तरह सिर उठाकर खड़ा था। यह बच्चा कौन है? सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो, राज चिल्लाया। रुको, छोटू ने हाथ उठाया। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव थी। मुझे बाहर निकालने से पहले यह देख लो कि असली कातिल कौन है। राज ने सिक्योरिटी को इशारा किया। 2 गार्ड्स छोटू की तरफ लपके, लेकिन तभी छोटू ने सीटी बजाई। व्हिसल। हॉल की खिड़कियां टूट गईं। रस्सियों के सहारे 10-12 लोग अंदर कूद पड़े। ये कोई कमांडो नहीं थे, ये बस्ती के लड़के थे। विक्रम ने उन्हें तैयार किया था। उनके हाथों में लाठियां और हॉकी स्टिक थीं। उन्होंने गार्ड्स को घेर लिया। हॉल में अफरा तफरी मच गई। मीडिया वाले कैमरे घुमाने लगे। यह तो फिल्म से भी ज्यादा रोमांचक हो गया था। और फिर मुख्य दरवाजा धीरे धीरे खुला। कड़ कड़ कड़। एक व्हील चेयर अंदर आई। उस पर सावित्री देवी बैठी थीं, कमजोर, लेकिन उनकी आंखों में दुर्गा जैसी चमक थी और व्हील चेयर को धक्का दे रहा था विक्रम सिंघानिया। हॉल में जैसे बिजली गिर गई हो। विक्रम, विक्रम जिंदा है। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। राज और नैना अपनी कुर्सियों से ऐसे खड़े हो गए जैसे नीचे आग लग गई हो। उनके चेहरों से खून गायब हो गया था। उन्होंने एक भूत को देख लिया था। विक्रम ने कोई डिजाइनर सूट नहीं पहना था। उसने सफेद कुर्ता और जीन्स पहनी थी। माथे पर एक बड़ा सा लाल टीका था। वह किसी बिजनेस टाइकून जैसा नहीं बल्कि किसी योद्धा जैसा लग रहा था। वह धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ा। उसके जूतों की आवाज ठक 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 राज के दिल की धड़कनों की तरह गूंज रही थी। विक्रम स्टेज पर चढ़ा। उसने राज के हाथ से माइक छीन लिया। राज इतना डरा हुआ था कि विरोध भी नहीं कर पाया। तुमने कहा कि कंपनी को लीडर की जरूरत है, राज। विक्रम की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ज्वालामुखी जैसी गर्मी थी। लीडर वो होता है जो परिवार को साथ लेकर चलता है, वो नहीं जो परिवार को खत्म कर देता है। उसने भीड़ की तरफ देखा। आप सब जानना चाहते हैं कि मैं कहां था। मैं अपनी ही कंपनी, अपने ही घर और अपनी ही मंगेतर की साजिश का शिकार था। नैना चिल्लाई, ये झूठ बोल रहा है। इसका एक्सीडेंट हुआ था। इसका दिमाग खराब हो गया है। विक्रम हंसा, एक ठंडी डरावनी हंसी। दिमाग तो अब ठिकाने आया है नैना। छोटू, चलाओ वो वीडियो। छोटू ने पेन ड्राइव प्रोजेक्टर में लगा दी। बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। यह वीडियो खन्ना काका ने नहीं बल्कि खुद राज मल्होत्रा के ऑफिस के छुपे हुए कैमरे ने रिकॉर्ड किया था। विक्रम को राज का पासवर्ड पता था, क्योंकि राज हमेशा अपने जन्मदिन को ही पासवर्ड रखता था। इतनी छोटी सी गलती और इतना बड़ा नुकसान वीडियो में साफ दिख रहा था। राज और नैना शराब पी रहे हैं। नैना कह रही है, बुढ़िया को धीमा जहर देना सही था, वो पागल हो गई है। अब बस विक्रम के एक्सीडेंट का इंतजार है। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी सांसें रोके स्क्रीन देख रहे थे। नैना ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। विक्रम ने नैना की तरफ देखा। तुम्हें क्या लगा था नैना कि तुम मेरी मां को कचरे में फेंक दोगी और मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा? तुमने जिस औरत को जानवर समझा वो सावित्री देवी हैं। उन्होंने मुझे चलना सिखाया है और आज उन्होंने ही मुझे लड़ना सिखाया है। राज ने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसने अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकाली। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। उसने विक्रम पर बंदूक तान दी। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा विक्रम। यह सब मेरा है। यह कंपनी, यह पैसा, सब मेरा है। राज पागलों की तरह चिल्ला रहा था। सावित्री देवी, जो व्हील चेयर पर थीं, ने अचानक कहा, राज बेटा, पाप का घड़ा भर चुका है। अब गोली चला भी दोगे तो भी तुम हार चुके हो। चुप कर बुढ़िया। राज ने ट्रिगर दबाने के लिए उंगली कसी। हॉल में बैठे लोग डर के मारे चीख पड़े, लेकिन गोली नहीं चली। क्लिक क्लिक। विक्रम मुस्कुराया। उसने अपनी जेब से गोलियों का एक मैगजीन निकालकर टेबल पर रख दिया। तुम अपनी बंदूक लॉकर में रखते हो राज, लेकिन चाबी हमेशा टेबल पर भूल जाते हो। कल रात जब मैं तुम्हारे घर भूत बनकर आया था, मैंने सिर्फ गीला कोट नहीं छोड़ा था, मैंने तुम्हारी मौत का सामान भी निकाल लिया था। राज के हाथ से बंदूक गिर गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। तभी पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। इस बार यह बिकाऊ पुलिस नहीं थी।
यह सीबीआई की टीम थी। खन्ना काका ने सारे सबूत सीधे दिल्ली भेज दिए थे। पुलिस ने राज और नैना को हथकड़ी लगा दी। नैना रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। विक्रम, मुझे माफ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी, मैं तुमसे प्यार करती हूं। विक्रम उसके पास गया। उसने नैना की आंखों में देखा। प्यार? तुम प्यार का मतलब भी नहीं जानती नैना। प्यार वो है जो उस कचरे के ढेर में उस अनाथ बच्चे छोटू ने मेरी मां से किया। प्यार वो है जो मेरी मां ने मेरे लिए किया। तुम्हारा प्यार सिर्फ इन कागजों और हीरों के लिए था। पुलिस उन्हें घसीटते हुए ले गई। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा, लेकिन विक्रम ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। वह अपनी मां के पास गया और उनके चरणों में बैठ गया। यह कुर्सी, यह पद, यह कंपनी, यह सब आपका है मां। आप ही इसकी असली मालकिन हैं। सावित्री देवी ने उसे उठाया और गले लगाया। नहीं बेटा, मैं तो बस एक मां हूं, लेकिन आज मुझे एक और बेटा मिल गया है। उन्होंने छोटू को भी पास बुला लिया। विक्रम ने माइक लिया और अपनी आखिरी घोषणा की। आज से सिंघानिया ग्रुप का 50% मुनाफा उन बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए जाएगा जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है। और इस ट्रस्ट का चेयरमैन मैं नहीं, मेरा छोटा भाई छोटू सिंघानिया होगा। छोटू की आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू थे। एक कचरा बीनने वाला बच्चा आज मुंबई के सबसे बड़े साम्राज्य का वारिस बन गया था। विक्रम ने छोटू को कंधे पर उठा लिया। भीड़ विक्रम सिंघानिया जिंदाबाद, सावित्री देवी की जय के नारे लगा रही थी। 6 महीने बाद उसी कचरे के ढेर वाली जगह पर अब एक आलीशान इमारत खड़ी थी। सावित्री आंचल वृद्धाश्रम और अनाथालय। विक्रम, जो अब साधारण कपड़ों में रहता था, अपनी मां और छोटू के साथ वहां खड़ा था। सावित्री देवी अब पूरी तरह स्वस्थ थीं। वे बच्चों को कहानियां सुना रही थीं। छोटू स्कूल यूनिफॉर्म में था। वह अब स्कूल जाता था और शाम को विक्रम से बिजनेस के गुर सीखता था। एक पत्रकार ने विक्रम से पूछा, सर, आपने अपना सब कुछ दान कर दिया, क्या आपको दुख नहीं होता? विक्रम ने अपनी मां की तरफ देखा जो हंस रही थीं। फिर उसने छोटू की तरफ देखा जो दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैंने कुछ खोया नहीं है, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कचरे में खोया हुआ हीरा ढूंढ लिया है और यकीन मानिए, सुकून की नींद मखमली गद्दों पर नहीं, मां के आंचल में आती है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है। विक्रम, सावित्री और छोटू की हंसती हुई तस्वीर पर, और स्क्रीन पर शब्द आते हैं, कर्म कभी किसी का पता नहीं भूलता।